हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू शेयर करती हूँ, विच इज रेलेवेंट फॉर द यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड नेट कॉमर्स एंड ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह ही मेरी जो ऐप है एडविसम ऐप, विच इज़ फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज, कॉमर्स के कोर्सेज, मैनेजमेंट के कोर्सेज, इवन यूजीसी नेट और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईबीपीएस, सो मार्केटिंग, यूजीसी नेट कॉमर्स, काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे डले हुए हैं। सीए फाउंडेशन के लिए भी डले हुए हैं। जो मेथोडोलॉजी है दैट विल बी थ्रू लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, summarize notes, doubt session, personalized attention and test series as per your requirement। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक और कोर्सेज का लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट होती है, अर्निंग कैपेसिटी जनरेट होती है। तो कैपिटल बजटिंग के माध्यम से हम अवेलुएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि इनके अंदर पैसा जो है आज की डेट में लगता है लेकिन बेनिफिट कई सालों तक लगता है। और इस ढंग से सिलेक्शन किया जाता है, इस ढंग से इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल जो है अचीव किया जा सके। तो कैपिटल बजटिंग के माध्यम से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनकी एवेल्युएशन की जाती है ताकि हम सही डिसीजन जो है ले सकें, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं और ये हमारी फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। कैपिटल बजटिंग को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कह सकते हैं, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ कैपिटल डिसीजन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है, हमने एक ही लेना है, तो वो चारों ऑप्शन एक दूसरे के साथ compete करती हैं, सर्व द सेम पर्पस एंड compete विद ईच अदर। अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगी। जब हम कहते हैं चार ब्रांड्स की हमारे पास मशीन है ए बी सी डी, उनमें से एक सिलेक्ट करनी है, इफ यू हैव सिलेक्टेड ए तो बी सी डी अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो एक दूसरे के साथ compete नहीं करते, तो वहां पे हम एक क्राइटेरिया के मिनिमम इतनी एक्सेप्टेबल रिटर्न मिलेगी तो जाके हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट होता है डिपेंडेंट प्रोजेक्ट के, अगर हमने यहाँ पे निवेश किया तो हमें उसके साथ दूसरा निवेश भी करना पड़ेगा। जैसे हुसैनपुर के अंदर, कपूरथला के अंदर जो पास जो है वहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री लगी थी, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए भी रेजिडेंशियल, उनके लिए स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करना पड़ा। तो ये कंटीजेंट जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाती है। सो फर्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजंस। If two alternative proposals are such that acceptance of one shall exclude the possibility of acceptance of another, such decision would lead to mutually exclusive decision, accept and reject decision, contingent decision, and none of the above। देखो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे हमने स्पेसिफाइड, जैसे यार्ड स्टिक है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव प्रपोजल है। अगर हम एक को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है एक्सक्लूड हो जाता है। तो डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया था कि राइट आंसर इज द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन, जिसके अंदर हमारे पास, क्योंकि वो सेम पर्पस सॉल्व करते हैं, तो अगर हमने वहां पे एक को ही सिलेक्ट करना है बाकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। इफ द कट ऑफ रेट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वी मे एक्सेप्ट द प्रपोजल और रिजेक्ट द प्रपोजल। अगर कट ऑफ रेट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हम क्या एक्शन लेंगे? क्या वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रपोजल, और वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, और वी आर गोइंग टू न्यूट्रल अबाउट इट, वेट फॉर द इंटरनल रेट टू इंक्रीज एंड मैच द कट ऑफ रेट। वो गलती से वहां पे जो है मतलब ऊपर चला गया था ऑप्शन, तो उसको मैंने कट कर दिया। तो जो राइट क्वेश्चन है, इसकी कट ऑफ रेट
जो प्रोजेक्ट की जो हर्डल रेट है, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये जो है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, हर्डल रेट भी कह सकते हैं। इफ द कट ऑफ रेट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या हम वहाँ पे रिजेक्ट करेंगे? क्या हम न्यूट्रल रहेंगे? क्या हम वेट करेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ इंक्रीज करे और ये कट ऑफ रेट के साथ मैच करे, या हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? तो व्हाट शुड बी द राइट सोल्यूशन? दैट इज द रिजेक्ट द प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ रेट है वो रिटर्न से ज़्यादा है, रिटर्न कम है, कट ऑफ रेट ज़्यादा है। इट मीन्स कि हमारी वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज मोर देन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिजेक्ट द प्रपोजल। So this is the right answer. While evaluating capital investment proposal, time value of money is used in which of the following technique? पे बैक पीरियड। देखो जो पे बैक पीरियड है ये ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। तो इसके अंदर हम कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं करते, टाइम वैल्यू को भी कंसिडर नहीं करते। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम देखते हैं, रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जो कि डिस्काउंटेड, जो कि टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। डी ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली जो राइट आंसर है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो कि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की एवेल्युएशन करते हैं तो वहां पे हम टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। Depreciation is included as a cost in which of the following technique? Accounting rate of return, net present value, internal rate of return, none of the above. देखो जितने भी मेथड्स हैं उनके अंदर हम कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वहां पे हम जो बेसिकली है वहाँ पे हम कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स लेते हैं। बट एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऐसा मेथड है क्योंकि इसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से जो है इनफ्लोज लेते हैं, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है इंक्लूडेड होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो राइट आंसर है दैट इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर के अलावा जो मेथड्स हैं वहाँ पे हमारा जो कैश फ्लो होता है उसका मतलब होता है कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। जैसे हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसी को हम पे नहीं करते। बट जब हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन जो होता है नेट प्रॉफिट के अंदर से माइनस होता है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। The reinvestment assumption in the case of internal rate of return technique assume। पहले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर वो रेट ऑफ डिस्काउंट हमने फाइंड आउट करना होता है जो आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के साथ मैच कर दे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ assumptions दी हैं। कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट इंटरनल रेट रिटर्न, कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट द weighted कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, नन ऑफ द अबव। तो जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम ये assumption लेते हैं कि जो भी हमें कैश इनफ्लो जनरेट होते हैं तो उनको हम प्रोजेक्ट की जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट की हुई है उसी के अंदर ही हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। Capital rationing refer to a situation where funds are unlimited and management has to decide how to allocate them to suitable projects. Limited funds and management has to choose from the amongst available alternative investments. Very few feasible investment proposals are available with the management and none of the above. So the right answer capital rationing का मतलब होता है कि हमारे पास funds limited है और लिमिटेड फंड्स के अंदर से हमें देखना पड़ता है कि क्या-क्या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी ऑप्शन अवेलेबल है। डेफिनेटली जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रिटर्न देती है कंबाइंड, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। So capital budgeting is also known as investment decision making, capital expenditure decision planning, capital expenditure analysis of capital expenditure, long term investment decision making। तो इसके साथ ही हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जो भी मैं यूजीसी के रिगार्डिंग जो भी डालती रहती हूँ तो उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें।
उसके साथ ही आप मेरी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इज़ माय ऐप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।